Hello viewers, myself Jamshed Alam, MBBS final year student at JNMC Aligarh. I had secured All India rank 1908 in NEET, All India rank 1907 in AIMS. In this video, I am going to share my experiences of NEET UG preparations. एक्चुअली स्टडी करने के लिए मेरा कोई आवर फिक्स नहीं था। कभी मैं यूजुअली 7 से 8 घंटे रेगुलर मतलब अपार्ट फ्रॉम कोचिंग 7 से 8 घंटे मैं पढ़ लिया करता था। लेकिन इसके आप ऐसा कर सकते हो कि टारगेट बना लो, सबसे बेहतर होगा आपके लिए बेस्ट है कि आप डेली के बेसिस पर या वीकली बेसिस पर टारगेट फिक्स करा करो कि इस वीकेंड में मुझे इतना टास्क पूरा करना है, तो वो बेस्ट है। या इसका किसी का शेड्यूल है तो उसके लिए अपार्ट फ्रॉम कोचिंग 7 से 8 घंटे, या सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए 10 से 12 घंटे एनफ है, मोर देन एनफ। देयर इज नो एनी पर्टिकुलर सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। हाँ, ये बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन जो है मेरे एलन कोचिंग का है। मैं वहाँ जब ड्रॉप ईयर में गया था तो वहाँ काफ़ी मुझे कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट के बारे में पता चला, टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल थे, और वहाँ टेस्ट सीरीज उसका होता है, ऑल इंडिया पैटर्न में जो टेस्ट सीरीज होते हैं, नीट पैटर्न में जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं, काफ़ी उससे बूस्टअप मिलता है। तो सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट तो वही है। ऐसे उसके अलावा बहुत सारे मैंने जहाँ स्कूलिंग की उसमें भी वहाँ से भी बहुत सारे हमारे जो सर्कल में जो भी लड़के थे। मैं अपने बारे में बताऊँ तो एग्जाम से पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, और इस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रीज़न मालूम क्या था आपको? सबसे बड़ा रीज़न था मेरे टेस्ट में जो मार्क्स आते थे, मार्क्स सिक्योर करता था। लास्ट मैंने टेस्ट में दिया था उसमें 60-50 के अराउंड मार्क्स आते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ था। और मैं पेपर में भी किया तो वहाँ पे आसपास में माहौल भी ऐसा होता है, उसके वजह से भी नर्वस नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कॉन्फिडेंस बूस्टअप और कॉन्फिडेंट रहना एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे ग्रैंडफादर थे, जो भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे। और उसके अलावा मेरे लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने फर्स्ट टाइम में नीट के एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो उनकी फ़ोटोज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और उनकी जब वो फ़ोटोज़ लगाया करते थे, उनकी आउटिंग होती थी, उनके कॉलेज का टूर होता था, और अपने पोस्टिंग में कैडेवर के साथ जो फोटो कभी अपलोड किया करते थे, वो देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और मैं भी सोचता था एक दिन मैं भी कॉलेज में हर हाल में जाके ही रहूँगा। बीइंग अ ड्रॉपर मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, स्पेशली कि ड्रॉपर्स की लाइफ कैसे चेंज होती है, और ड्रॉपर जब ड्रॉप करते हो आप तो उसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपको। ड्रॉपर्स के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो सोचते हैं कि उनका प्रीवियस अटेम्प्ट में हो नहीं पाया तो इसमें होगा या नहीं होगा, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी और एक मेंटली प्रेशर उनके ऊपर होता है। तो सबसे पहले आपको मैं एडवाइस करूंगा ड्रॉपर्स को कि उस प्रेशर को हटाएं। और देखिए, कंटेंट की बात रही, जहाँ तक कंटेंट आपको सबको पता है। ड्रॉपर्स को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 12th करने के बाद देखो ओवरऑल कंटेंट आप सबको पता होता है, बस सब लैक किसी चीज में करते हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ड्रॉपर्स को मैं सबसे बड़ा सजेशन देना चाहूंगा वो है क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चंस लगाएं। तो वो थ्योरी और इंडेक्स जो सब कुछ आता है उनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उनको लैक करते हैं, और लास्ट के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहें, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम के दौरान आप कैसे किस सब्जेक्ट को पहले करोगे, किसको बाद में करोगे, उसके लिए मैं सबसे बड़ा फंडा मैं बताऊं तो आपके लिए ये है कि आप पूरे साल जो टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में अपियर हो रहे हो, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, तो आप जो टेस्ट में जो पैटर्न आपने जो ये रखा है, पैटर्न बना रखा है अपना, कि पहले आपको मैं जो सजेशन दूंगा कि सबसे बेस्ट होता है कि पहले बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स के लिए सफिशिएंट टाइम दो। अराउंड 70 मिनट्स एनफ है 45 क्वेश्चंस के लिए। तो आप जो पूरे साल में जो आपने पैटर्न बना रखा है ना, इसलिए क्या होगा, आप एक रिफ्लेक्स माइंड में क्या होगा, क्लॉक बना रहेगा कि इसके बाद इसका, इसके बाद उसका, इसके बाद उसका, मतलब बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। यही पैटर्न आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए रखो। और जब जैसे भी पेपर आपके हाथ में मिले जैसे पेपर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर खुलते ही आपको पूरे 180 क्वेश्चंस पे एक बार सुपरफिशियली आपको देखना है। सुपरफिशियली एक बार क्या हो, सारे क्वेश्चन पे देखोगे आप, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम डायरेक्ट पूछे गए होते हैं और डायरेक्ट आपको याद होता है उसका आंसर, तो आप उसे टाइम टिक कर लो। ऐसे 4-5 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। ये मुझे टीचर ने बताया था और मैंने ये अप्लाई करके देखा। मैंने भी जब अपना पेपर जब दिया था नीट का, उसमें मैं जैसे पेपर खोला 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं डायरेक्टली मुझे याद थे, मैंने सॉल्व कर रखा था, उसको डायरेक्टली टिक किया। और 4 मिनट में 2-3 मिनट में 4 क्वेश्चन अगर बना लेते हो आप, उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। उसके बाद आप एग्जाम में क्या करोगे, जब उसका शुरू करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्मूथ पैट ये सीक्वेंस में। बायोलॉजी जैसे आपने उठाया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको मार्क करो, टेंशन नहीं लेना, उसको मार्क करके छोड़ दो।
उसका शिफ्ट स्विच करोगे केमिस्ट्री में आपने सॉल्व किया तो फिजिक्स के लिए मोर देन एनफ टाइम होगा आपके लिए, अराउंड 70 मिनट्स। तो उसमें आपको क्या करना है कि फिजिक्स के जो भी लेंथी क्वेश्चन है एक बार अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपको उसी टाइम छोड़ देना है, उस पर स्टिक नहीं होना है। क्या उससे मेंटल प्रेशर और बढ़ता जाएगा और दूसरे क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे। पहले जो आपसे स्मूथली सॉल्व हो रहे हैं उसको पहले सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। रिवीजन सुनते ही वर्ड मेरे दिमाग में एक ही एलन का सबसे फेमस टीचर जो डायलॉग है वो याद आता है कि रोटी जली तो जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं गई। तो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है इससे ये पता चलता है आपको। और रिवीजन आपके एग्जाम का आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे पाइल अप होते जाएगा, पीछे से भूलना शुरू कर दोगे। उससे पहले आप वीकेंड बेसिस पर रिवीजन का एक स्ट्रैटेजी बनाओ, वीकेंड बेसिस पर या मंथली बेसिस पर। वैसे तो टेस्ट आपका रिवीजन का बहुत बड़ा ये है। और फिर आपको जो भी टीचर्स पर डे आप पढ़ रहे हो, अगर कोचिंग कर रहे हो तो पर डे आपका क्या है, जो भी टीचर्स क्लास में कवर कर रहे हैं उसको आकर उसी दिन आप रिवाइज कर लो ये। और सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या है कि आप 2 दिन 3 दिन का गैप देकर कि इतने में जो भी पढ़ा है 3 दिन लास्ट 3 डेज में, उसको एक दिन के लिए अगला नेक्स्ट डे आप टारगेट करो कि सारा का सारा रिवाइज करना है, तब आपको पूरा होगा। ऐसे आप रिवाइज कर सकते हो और बेहतर तरीके से आपका। जहाँ तक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात है तो देखो एक्चुअली ऑल सब्जेक्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का आपको पता है 50% अराउंड 50% वेटेज है। और बायोलॉजी में ज़्यादा ये कुछ स्कोरिंग भी होता है। बायोलॉजी में आप देख लो आजकल कितने स्कोर जा रहे हैं, बायोलॉजी में 340 के अराउंड सब लोग स्कोर कर रहे हैं। तो आपको बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि स्कोरिंग ज़्यादा है। उसके अलावा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, कैलकुलेशन में फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री आ गया, उस पर भी आप वेटेज दो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको बायोलॉजी और ड्यूरिंग एग्जाम टाइम क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है एग्जाम के टाइम, स्ट्रेस बिल्कुल आपको नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, मेरे जूनियर्स भी हैं और हमारे टाइम में भी जो भी लड़के थे उनके साथ अक्सर क्या होता था कि लास्ट में पूरे साल अच्छी प्रिपरेशन चली, लास्ट में क्या उनके मेजर टेस्ट होते थे, जो बड़े बड़े टेस्ट, ये ज़्यादा ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट होते हैं, उसमें उनके मार्क्स कम आने लगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिए और उनकी पढ़ाई पूरी हैम्पर हो गई और उनके एग्जाम भी खराब हुआ। तो आप लास्ट में याद रखो, लास्ट में सबसे अच्छा आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को स्मूथली रन करना है आपको और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम में जो होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कितना आराम से किया उसको बस रिवाइज करते चलो और लास्ट तक आपको यही करना है। नीट यूजी का जो सिलेबस जो है ना एनसीईआरटी से ही डिफाइन होता है। आप एनसीईआरटी की सफिशिएंसी की बात करो, सब जितने टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, सबसे ज़्यादा वेटेज उनका है। और एनसीईआरटी पे आपका फर्म ग्रिप होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आप देखो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम होते हैं, बस उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है। अब एग्जाम्पलर क्वेश्चन देख लो एनसीईआरटी के, और फिजिक्स में बता रहा हूँ आपको, और इंटेक्स क्वेश्चन केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, सबके इंटेक्स क्वेश्चन डायरेक्टली कभी एग्जाम में उठा के पूछ देता है। और एनसीईआरटी बायोलॉजी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बायोलॉजी। डिक्टो आपको एग्जाम में टू द पॉइंट डायरेक्टली पूछता है, आपको एकदम फर्म ग्रिप होना चाहिए एनसीईआरटी पे। अब अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वो जो आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो उसके अलावा जो एनसीईआरटी से अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट 10% के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है आपको कि एनसीईआरटी पे फर्म ग्रिप बनाओ, एनसीईआरटी पे पूरा फुल्ली फोकस रहो। और मेरे जूनियर्स के लिए मेरा फाइनल मैसेज ये है, द रिवर डज नॉट कट थ्रू द रॉक बाय इट्स स्ट्रेंथ बट बाय इट्स परसिस्टेंस। तो उसका मतलब ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी, अब सबसे ज़्यादा परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कर रहे हो। 1-2 महीने में पूरा नीट यूजी का प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। आप जिस दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आपने बायोलॉजी ऑप्ट कर लिया 12th क्लास 11th क्लास में, उस दिन से आपको लग जाना है कि आपको नीट फोड़ना है तो फोड़ना है। और उस दिन से ये टारगेट रख लो कि हर हाल में नीट क्रैक करना और 2 डिजिट रैंक ले आना है मुझे। ये आप टारगेट अपना फिक्स कर लो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल नीट शास्त्र।